बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से आगे फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब केस द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्ड composition of the statements. Every conditional statement has three related statement. तो this statement is basically जो related होते हैं वो conditional के साथ होते हैं। They are called the converse। ठीक है, तो converse is what? If P is Q, P implies Q is given, यानी कि P कंडीशन ऑफ Q इज गिवन, और आपको कहा जाता है कि आप इसका कन्वर्स बनाएं। तो आप इसका कन्वर्स बनाएंगे, दैट इज Q इम्प्लाइज ऑफ P, यानी आप डायरेक्शन अपोजिट कर लेंगे। सो ये आपका बन जाएगा कन्वर्स। अब आपको इन्वर्स बनाना है इसी का, P इम्प्लाइज Q का। तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्शन तो नहीं चेंज करेंगे। हाँ, द सेकेंड स्टेटमेंट विल बी डेवलप थ्रू द निगिएशन, यानी आप क्यू को निगिएशन ड्रॉ कर देंगे। यानी इसकी आप जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, वो उलट ऐसे लिखेंगे। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों स्टेटमेंट्स कंक्लूड करते हैं यानी इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? नंबर वन, पहले तो ये करते हैं, बल्कि दोनों के साथ निगिएशन का साइन आता है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इनवर्स में दोनों के साथ नेगिएशन आ जाता है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में यह है कि डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती है, और आपका क्या कहते हैं उसको, साइन भी नेगिएशन का लग जाता है। तो अब आप इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जब डेवलप करते हैं तो वो क्या आएगा, निगिएशन ऑफ क्यू। बल्कि ये एरो मुझे डालने की जरूरत ही नहीं है, इसका मुझे क्या ड्रॉ करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, ये दिस एरो इज रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव डेवलप कर रहा हूं। negation of q, negation of q implies of negation of p, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। द above definition shows the following: converse of p implies of q by interchanging that p with the consequent of q। ठीक है, पहला आपका p आपके पास होता है, सेकंड q। तो देखें, ये इसकी टेबल फॉर्म है। ये p और q दो स्टेटमेंट है। आपको कहा जाता है कि आप इसका कंडीशनल स्टेटमेंट बना लें। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास ये हो जाएगी, और कन्वर्स वाली स्टेटमेंट आपने बनानी है तो वो ये हो जाएगी, इनवर्स ये हो जाएगी, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये हो जाएगी। तो बेटा ये तीनों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आप उसकी कंडीशन बनाएं। किसी भी प्रॉब्लम की कंडीशन बनाएंगे तभी फर्दर उसको डेवलप किया जा सकता है। नाउ हेयर, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का मतलब आपके पास यहाँ पर ये इफ एंड ओनली इफ, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये इक्वलेंट होता है। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि मुझे बाय कंडीशनल कैसे ड्रा करना है, तो पहले वो P इम्प्लाइज Q निकाले और Q इम्प्लाइज P निकाले, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो वो P बाय कंडीशनल ऑफ Q हो जाएगा। ये बात समझ आ गई बेटा? ये इक्वलेंट होता है यानी बराबर होता है इसके। बाई कंडीशनल निकालना सम टाइम बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि P implies Q निकाले एंड Q implies P, देन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सो आपके पास ये बन जाएगा। हेयर द सम एग्जांपल्स ऑफ दैट वन रिप्रेजेंटेड हेयर। सिंपली वो से करता है, कहता है कि आपके पास इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे आपके पास क्या है, इफ एंड ओनली इफ के लिए रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ हेयर इक्वलेंट स्टेटमेंट्स। दो इक्वलेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं? जिसकी लेफ्ट और राइट स्टेटमेंट्स आर इक्वल हों। लेट सपोज क्या कहते हैं, टू स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट इफ दे बोथ हैव द सेम ट्रू वैल्यूज फॉर ऑल पॉसिबल ट्रू वैल्यूज ऑफ देयर component statement. Equivalent statement has identical true values in the final columns of their truth. The नोटेशन ऑफ पी इक्वल, ये इक्वलेंट का नोटेशन है। ठीक है, इसका सिंपल सी बात ये है कि अगर दोनों लेफ्ट, ये एक स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, और दूसरी ये है, अगर दोनों के रिजल्ट सेम आ गए तो हम कहेंगे इक्वलेंट आते हैं।
आमतौर पे ये डिमोरस लॉ में या जो एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसमें चेक किया जाता है। अब ये आ जाएगा, ये ले ये आ भी गया है। डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में प्रूव करें कि दिस स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट इक्वल टू दिस वन। तो पहले आप लेफ्ट साइड हल कर लें। लेट सपोज आपने ये हल किया है और राइट साइड ये पर एक दूसरा हल किया है, तो दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। तो हम कहेंगे कि ये तो दोनों लेफ्ट और राइट नहीं है। दैट हेयर ये एक लेफ्ट है और ये राइट है। तो देखें दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है पहली डिमॉर्गन लॉ पूरा पूरा हो गया। डिमॉर्गन की दो स्टेटमेंट है, दूसरी ये है। इसकी लेफ्ट साइड ये कैलकुलेट की है ट्रुथ टेबल से, और राइट साइड ये कैलकुलेट की है, तो दोनों इक्वल आ गए। सो डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो लॉजिकल इक्वलेंस जो है वो यही आपके पास है, तो सेम चीज़ यही है, ठीक है। इक्वल और इक्वलेंट की बात हम जो कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैंने प्लांट किए, आप एक एक नज़र देख सकते हैं। ओके, या कुछ चीज़ें समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ इंटरसेक्शन का, सॉरी, यूनियन और इंटरसेक्शन दिया हुआ है। 60 इस यहाँ पे प्राइम लिखा हुआ है, तो दिस प्राइम इज रिप्रेजेंटेड बेसिकली निगेशन। द कोरिस्पॉन्डिंग फार्मूला ऑफ लॉजिक इज व्हाट, लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इट्स मीन यू कैन से इंटरसेक्ट नेगेशन ऑफ ए का मतलब पी है, एंड दैट इज बी मीन क्यू, एंड हेयर इज द यूनियन। So negation of P union Q is equivalent to negation of P intersection of negation of Q। ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसका टेबल जो है वो डेवलप कर दिया है, ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि ट्रूथ टेबल बनाएं, तो ट्रूथ टेबल बनाना है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यूज, देन ट्रू वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट इट। आप ट्रूथ टेबल हमेशा बनाया करें, उसी से पता चलता है कि वैल्यूज कैसे कंक्लूड करते हैं। ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए, पेपर में नहीं दिया जाएगा कि आप ये प्रूफ करें। तो मैं वहां पे कह दूंगा कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन का ये है, और ये तीन सेट्स के दरमियान है। हाँ, अब ये वो आ गई बात जिसके आप लोग बात कर रहे थे, द मोस्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट इज आर्गुमेंट और वैलिड आर्गुमेंट। अब वैलिड आर्गुमेंट क्या होगा, कहते हैं एन आर्गुमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सेट। आर्गुमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं प्रेमिसेस के फॉर्म में, जिनको हम प्रेमिसेस कहेंगे। जितने आर्गुमेंट होंगे हमको प्रेमिसेस देंगे, और जो आखिर में होगा उसको हम कंक्लूजन कहेंगे। एन आर्गुमेंट इज वैलिड अगर सारे आर्गुमेंट वैलिड हों, यानी प्रेमिसेस वैलिड हों, इफ द कंक्लूजन इज ट्रू वेन एवर ऑल द प्रेमिसेस आर अज्यूम टू बी ट्रू। अगर वो तमाम ट्रू हों तो। अगर ये इनवैलिड हो, सो इफ इट इज नॉट अ, यानी आर्गुमेंट वैलिड नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर इनवैलिड के केस में चला जाएगा। ये एग्जाम्पल हमने दी हुई है, और ये हमने क्लास में भी की है कि द फर्स्ट प्रेमिसेस, बल्कि स्टेटमेंट को देख लें क्या कहता है। फर्स्ट प्रेमिसेस, द इफ स्टॉलर हैज वुमेन देन इट्स हैज अ मॉरल, ठीक है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सेकंड क्या है कि ही इज अ मैन, ही वाज, अरिस्टोटल वाज वुमेन, और वो वुमेन है, देयर फॉर अरिस्टोटल वाज मॉरल। तो अब इस स्टेटमेंट को देखकर कंक्लूजन आपको दी गई है, अब आप उसको डेवलप कर सकते हैं। एक को नाम आपने दे दिया, यहां से देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड, लेट सपोज एच, दिस इज कॉल्ड, दैट इज एम, यानी कि एच और एम के दरमियान एक प्रीपोजिशन बनाने जा रहे हैं। सो हेयर बिटवीन दैट इज देन, सो देन कैन बी represented like this one, ठीक है। ये पहली आपकी प्रेमिसेस है। द सेकंड प्रेमिसेस इज हेयर, और वो बिल्कुल वही है जो कि आपके पास एच थी। अब इन दो प्रेमिसेस को देखकर कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे आप। अब इन दो प्रेमिसेस को देखकर कंक्लूजन यही ड्रा होती है कि जिसकी तरफ एरो का साइन होगा वो बात मानेंगे, वो एम है। सो द कंक्लूजन इज एम, तो वो हो जाएगा एम। सो दैट इज कॉल्ड दी फर्स्ट स्टेटमेंट। आर्गुमेंट आपने सिंपल ड्रॉ की है।
अब आर्गुमेंट के बेस पर ट्रुथ टेबल डेवलप करना है हमने, इसी स्टेटमेंट को लिया जाएगा और मैंने ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये देखें हेयर। अब ये वो है जब वो आप कह रहे थे बेटा कि आपने कौन सी वैल्यूज देखनी है। द फर्स्ट वन एच एंड एम, फर्स्ट प्रेमिसिस, ठीक है। आपने क्या कहा था, एच एम्प्लाइज ऑफ एम, तो अकॉर्डिंग टू दीज टू स्टेटमेंट हम कह देते हैं, इन दो स्टेटमेंट के मुताबिक जब एम्प्लाइज बनाया जाएगा तो वो आपके पास एम की बात मानेंगे, यानी ट्रू, फॉल्स, ट्रू, इफ बोथ आर फॉल्स देन इट इज ट्रू। ओके, तो एच एम्प्लाइज ऑफ एम आपने बनाया था। सेकंड प्रेमिस क्या था, वो आपके पास था एच, तो सेम एच टेबल विल बी डेवलप हेयर। अब आपने कंक्लूजन क्या ड्रा करना है, कंक्लूजन इज एम, दिस फोल एम इज हेयर, ये रहा सारा। अब आ जाएं, ये वहां यहां पर वो बात आ जाएगी कि आप थोड़ी देर के लिए एच और एम को भूल जाएं, और जो प्रेमिसेस और कंक्लूजन है उसके मुताबिक कौन से रो में तमाम जीरो ट्रू है, क्या ट्रू है, फर्स्ट वाले रो में सारे ट्रू हैं। तो द फर्स्ट रो इज द ओनली रो इन विच ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू, फर्स्ट रो ऐसी है जिसमें तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं। सो इट इज द ओनली रो दैट वी एग्जामिन, ये वो रो है जो हमें कंक्लूजन देगा, बिकॉज द कंक्लूजन इज ट्रू इन रो वन, द आर्गुमेंट इज ट्रू, इज वैलिड, यानी तमाम ट्रू आर्गुमेंट्स हैं, प्रेमिसेस हैं जो गिवन थी, उसके अगेंस्ट कंक्लूजन भी मेरा ट्रू साबित हो रहा है। तो मैं इस रो की बेस पर कंक्लूजन ड्रा कर चुका हूं, यानी डिस्कसेबल दैट रो। तो ये एक केस आपके पास हो गया। एक और एग्जांपल देख ले। अब ये आपके पास सेकंड है, क्वेश्चन है इफ इट रेन्स देन द गेम विल नॉट बी प्लेड। अगर मैं ये मान जी बोलो बेटा। अच्छा, इफ इट रेन, अगर इसको मैं आर नाम दे दूं एक प्रेपोजिशन को, गेम विल नॉट बी प्लेड, तो इसको मैं एक नाम दे दूं, लेट सपोज जी नाम देता हूं। ये देखें आर और ये जी, ये देन का मतलब है इम्प्लाइज, ये आपने आपको इम्प्लाइज बना दी है, ठीक है। आपने द गेम वेल बी प्लेड को जी का नाम दिया है, नॉट प्ले को निगेशन का नाम फिर दे देंगे। तो ये आपका बन गया फर्स्ट प्रेमिसेस। सेकंड क्या है, इट इज नॉट रेनिंग, तो रेनिंग को आपने आर नाम दिया था, नॉट रेनिंग को निगेशन ऑफ आर बना दिया आपने, ये एक सेकंड प्रेमिस बन गए। अब कंक्लूजन पे आए, देयर फोर का मतलब है कंक्लूजन ड्रॉ होने वाला है, द गेम विल बी प्लेड। सो आपने द गेम विल नॉट बी प्लेड को निगेशन ऑफ क्यू जी नाम दिया था, तो प्लेड को जी का नाम दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको देखें, यहां से क्या रिजल्ट निकलने वाला है, यू कैन से दैट द थर्ड रो represent all of the true, okay, and the fourth row, that is true, true, false. Because the conclusion in row 4 is false and the premises are true, we know the argument is invalid। तो कहता है कि जब आपकी सारी ट्रूज हैं लेकिन कंक्लूजन आपके पास फॉल्स कर गई है, तो फिर ये आपके पास इनवैलिड का केस हो जाएगा। इस तरीके से ये तो आपका सर तीन, जो होती है ना सर, जो सारे ट्रू आ रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट क्यों इनवैलिड हो गया, नहीं समझ में। ये इसलिए इनवैलिड हुआ कि आपकी स्टेटमेंट देखें, नंबर वन, यहां देखें, कहता है कि, अब यहां पर देखिएगा, इफ इट रेन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड रेन,
रेन को आपने किस से रिप्रेजेंट किया था? सर आर से। आर से। सो यूर स्टेटमेंट आर रेन इज हेयर रिप्रेजेंट दैट इज नॉट रेनिंग। यहां देखें, तो ठीक है, ओवरऑल तो स्टेटमेंट आपको ट्रू नजर आ रही है, लेकिन आपकी जो आर्गुमेंट है वो इट रेन का है। लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि ट्रू वैल्यू फॉर नॉट रेनिंग, तो वो बेसिकली सेड कि वो उस केस को वैलिड नहीं कर रहा। ठीक है। समटाइम ये होता है कि आप स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि वो किस के थ्रू करते हैं, लेकिन हम वैलिड की कंडीशन को किसी एक रो के थ्रू कंक्लूड नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब मेरा अगला जो मेन टॉपिक है जिसको रिवाइज करना है वो आइलर डायग्राम है। Many arguments involve sets whose elements are described using the quantifiers all, some and none। जो आपकी जितनी स्टेटमेंट होती है, पॉसिबल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होती, अब आपको स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी जो कि पॉसिबल होती है। वो या तो सबसेट की फॉर्म में होती है, यानी एक सेट दूसरे में लाई करता है, या डिसजॉइंट में होती है, या ओवरलैपिंग की कंडीशंस होती हैं। मैंने एक प्रॉब्लम उठाया है ताकि आपके सामने रिप्रेजेंट कर लें। ये आप बेशक पढ़ लें, आपकी बुक से जो हमने पढ़ा है वही है कि ऑल लॉयर्स आर बीएमडब्ल्यू। फिर सुसान इज अ लायर एंड ही ड्राइव्स अ बीएमडब्ल्यू, और वो बीएमडब्ल्यू को ड्राइव करता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ब्रॉडर सेंस में बात है, सबसे बड़ी वो क्या है? वो ये है कि बीएमडब्ल्यू ड्राइवर की बात हो रही है। तो द होल, द बड़ा सेट जो हो जाएगा वो बीएमडब्ल्यू। और सेकंड लार्जेस्ट सेट कौन सा है? वो लॉयर्स की बात हो रही है, यानी कि लॉयर्स बिटवीन दी बीएमडब्ल्यू रिलेट किया जा रहा है। ठीक है। और वो कहते हैं सुसान कौन है? वो लॉयर बीएमडब्ल्यू ड्राइव करता है, और वो लॉयर भी है। सो दैट इज हेयर। इसकी ज्योमेट्री ऐसे हो जाएगी। ठीक है। अब पहली प्रेमिसेस आपकी ये है, मैं इसको दोबारा डेवलप करके बता सकता हूं आपको। फर्स्ट प्रेमिसेस आपकी क्या है कि आपको ऑल ऑल लॉयर्स, यानी मैं एक लॉयर्स का एक सेट बना लेता हूँ, ये लॉयर्स का सेट है। और सुसान कौन है, मैं बाद में वापस उधर आता हूँ। सुसान इज अ लॉयर, इसका मतलब है सुसान यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, दैट इज सुसान, लॉयर के ग्रुप के अंदर लाई कर रहा होगा। अब कहते हैं ऑल लॉयर, तमाम लॉयर, यानी दिस सेट बिलोंग टू अ बीएमडब्ल्यू। ये बीएमडब्ल्यू का सेट आ गया, यानी लॉयर उसके अंदर आ रहे हैं और उसके अंदर सुसान आ रहे हैं। सुसान ड्राइव्स अ बीएमडब्ल्यू। जी, वो बीएमडब्ल्यू भी ड्राइव करेगा क्योंकि लॉयर है, और लॉयर का सेट बीएमडब्ल्यू के अंदर आ रहा है। इसके अलावा इसकी पॉसिबल कोई और सेट हो नहीं सकता। अगर हो सकता होता तो आप बनाते। अब ये देख लें सेकंड क्वेश्चन, आइलर की भी सर वही ये एक प्रॉब्लम। बार फिर समझा ले। जी जी, बोलो फिर से। सर ये दोबारा एक बार समझा ले, सही समझ नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ, देखो, आपने किसी भी स्टेटमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देखना है कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है, या सेट कितने हैं। दो सेट्स हैं, एक है बीएमडब्ल्यू वाले सेट और एक है लॉयर्स वाले। अब दोनों के दरमियान कंपैरेटिव एनालिसिस देखने हैं कि क्या कोई है भी कि नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो सबसे बड़ा सेट बीएमडब्ल्यू है, इसको नाम दे दिया बीएमडब्ल्यू। अब जब पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो वो कहते हैं ऑल लॉयर्स ड्राइव बीएमडब्ल्यू, तमाम लॉयर। इसका मतलब है बीएमडब्ल्यू से लॉयर छोटा है और उसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये आपका होगा लॉयर। एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही है, सुसान इज अ लॉयर। ये सुसान एक आदमी है, वो क्या है? वो एक लॉयर है। तो फिर इसका मतलब है लॉयर वाले ग्रुप के अंदर लाई करेगा ना, इसके अंदर लाई करेगा। ये सुसान है। ठीक है। जब ये इसके अंदर लाइव करेगा तो अब कंक्लूजन क्या होगा? क्या सुसान बीएमडब्ल्यू भी ड्राइव करता है? जी बताएं। यस सर। तो इसलिए वो उसको लाई कर जाएगा। मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन अब देखिए, ये तो लॉजिकल प्रॉब्लम था।
यहां देखें, नो प्राइम नंबर आर नेगेटिव। कोई प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं होता, तो दो सेट यहां बनाने चाह रहा हूं। एक ये है नेगेटिव नंबर का, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। नेगेटिव नंबर्स, नो नेगेटिव नंबर, इसका नाम क्या है? इस सेट का नाम है एन, नो नेगेटिव नंबर। प्राइम नंबर, तो क्या नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर होते हैं? नहीं होते। तो प्राइम का अलग ग्रुप बन जाएगा, ये ले प्राइम हो गया, डिसजॉइंट का केस आ गया, यानी दोनों में कोई नंबर सेम नहीं है। ठीक। अब स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द नंबर सेवन इज नॉट नेगेटिव नंबर। सेवन नेगेटिव नहीं है, राइट? सेवन नेगेटिव नहीं है, और द सेवन इज अ प्राइम नंबर, तो सेवन क्या होगा फिर? प्राइम नंबर होगा ना? जी, बताएं। यस सर, 7 प्राइम ही होगा। ओके, ये एक कंडीशन हो गई, इसका मतलब है सेवन ये डॉट की फॉर्म में यहाँ आएगा। दूसरी कंडीशन सुनो, पॉसिबल कंडीशन वेन डायग्राम की। ये आपके पास एन, ये आपके पास प्राइम। लेट सपोज एक स्टेटमेंट ये कह देता हूं, मैं एक स्टेटमेंट ऐड करता हूं, गौर से सुनिएगा। सेवन इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन प्राइम नंबर, तो सेवन कहाँ लाई करेगा इस सेट में? बाहर सर। एन में सर। तो यहाँ कहीं पर लाई करेगा ना, ना तो एन में तो है ही नहीं, इसका मतलब है यहाँ कहीं पे लाई करेगा। प्राइम की तरफ ही। हाँ चलो, पूरा सेट वही है, जो सर्कल के अंदर है वो प्राइम है, उसके आसपास ही ठीक है। कहीं होगा, लेकिन बाहर होगा ना। तो ये पॉसिबल कंडीशन है कि सेवन जो है प्राइम सेट के अंदर भी हो और सकता है कि प्राइम सेट के बाहर रखा गया हो। तो ये दो पॉसिबल आइलर की कंडीशन है, ठीक है? तो वो आपको कंक्लूड करनी पड़ती है, बस इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। लेकिन सर सेवन तो प्राइम नंबर है ना, फिर हाँ, अब सेकंड मैं पॉसिबल कैसे आ रहा है? हाँ हाँ, लेकिन मैं एक कंडीशन बना रहा हूं कि लेट सपोज इफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम नंबर, अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं कि सेवन को प्राइम नंबर में शामिल ना करें, तो वैसे भी तो नंबर है ना, सेवन पॉजिटिव नंबर भी तो है ना? सर आप इस तरह कंडीशन दे सकते हैं ना कि 7 इज नॉट अ प्राइम और नॉट अ नेगेटिव इवन, नंबर, यानी सेवन इज नॉट अ प्राइम, सेवन इज नॉट a नेगेटिव नंबर। तो सेवन कहाँ आएगा फिर, बताओ बेटा? मैंने कहा सेवन और ना, ये सेवन ना तो नेगेटिव में है, सेवन ना तो प्राइम नंबर में है, तो कहाँ लिखूंगा उसको? यहाँ इस रीजन में कहीं पे लिख लूंगा, क्योंकि ये तमाम जगह पॉजिटिव नंबर्स की हैं, ये रीजन जिसमें लाइन लगा रहा हूं मैं। बात समझ आ गई है? क्लियर है? अच्छा, अब आपको ना बैठ के ना आज, मतलब जब आप पेपर की तैयारी करेंगे, फॉल्सीज क्या है, इसकी डेफिनेशन, मैंने आपको कहा छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आएंगी। जैसे मैंने शुरू में सारी डेफिनेशनें बताई कि इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है, टोटोलॉजी क्या है, एब्सर्डिटी क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसकी एक एक एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। तो फॉल्सीज क्या है? कहता है ये एक आर्गुमेंट इन विच द कंक्लूजन इज नॉट वेल सपोर्टेड बाय द प्रेमिसेस, यानी आप कोई भी बात करते हैं, ठीक है, प्रेमिसेस से, लेकिन उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। वाइल लॉजिकल फाल्सीज एंड एरर इन रीजनिंग दैट अनडिटरमाइन हेयर leading to the misleading or false conclusion. These falsities occur when arguments are based on flawed assumptions, invalid references और misleading evidence. इसकी हमने मुख्तलिफ किस्म के फाल्सीज पढ़े थे, आपको याद होगा क्लास में मैंने मुख्तलिफ किस्म की फाल्सीज पढ़े थे, और फिर मैंने उनकी एग्जांपल्स भी की थी, तो आपने उसको अच्छे तरीके से
रिवाइज करना है, ठीक है। पॉलिसीज के तमाम टाइप्स, कोई 7 या 8 टाइप्स मैंने बताए थे, और उसकी एक एक दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्रेमिसेस और कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं फॉल्सी से, वो भी पता होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे बिहेवियर वाइज इमोशनल फॉल्सीज हो गए, और सपोर्टिव फॉल्सीज हो गए, वेरियस जो है वो उनको आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, जो अब हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का पोर्शन। बेटा ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि कौन सा मॉडल क्या है, और फर्दर हम कौन से मॉडल पढ़ेंगे। प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम हो किसी क्वेश्चंस के, वो आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका लीनियर मॉडल है जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी देख लेते हैं। सेकंड जो आपका मॉडल दिए है ये डिफरेंशियल मॉडल है, ठीक है। बेसिकली डिफरेंशियल मॉडल जो होता है वो आपका ग्रोथ मॉडल रिप्रेजेंट करता है, ये डेरिवेटिव का साइन है dy/dx, ये हम पढ़ेंगे क्लास में, सिर्फ मैं मॉडल्स बता रहा हूँ डिफरेंट। ये फंक्शन का मॉडल हम पढ़ चुके हैं। एक्विलिब्रियम इज बेसिकली हेयर, एक्विलिब्रियम का मॉडल भी हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ये आप एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, ये वो मॉडल है। ये डेरिवेटिव का मॉडल है, ये भी डेरिवेटिव का मॉडल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीनियर और नॉन लीनियर मॉडल है वो टाइप्स कौन से हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल जिसको दूसरे को कहते हैं मल्टेशन ग्रोथ ग्रोथ मॉडल, और आखिरी मॉडल आपके पास है विरहुस्ट मॉडल है, ठीक है। ये देखिए, एक्सपोनेंशियल मॉडल क्या होता है, इस तरह ई की पावर में आता है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल डेरिवेटिव की फॉर्म में आता है, लेकिन आप इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। अगला आपका फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और अगला आपका डेरिवेटिव फॉर्म है। ये आपके 4 मेन मॉडल हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा जो मिड से पहले हमारा है, ये सिर्फ आपको बताना था कि आपके मॉडल कौन से हैं जो अभी पढ़ेंगे बाद में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई प्लेन को कहते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पहला क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड, फोर्थ। ये वर्टिकल लाइन कहलाती है वाई एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस वाली हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। ईच पेयर ईच पॉइंट इन द प्लेन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पेयर ऑफ नंबर कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, इनको ऑर्डर पेयर का नाम दिया जाता है। एन ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स and the order in which the coordinate are listed matters. The first number of the order pair measures a horizontal change from the y-axis and is called the abscissa. अगर कहीं पर लिखा हो कि abscissa is 5, तो वो ये कहना चाहता है कि x की वैल्यू 5 है, abscissa x को कहते हैं। और y वाले कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला जो यहाँ पे है वो 4 है, इसको कहते हैं एप्सिका। वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट, और ये आपके पास ग्राफ में 4 3 ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। आगे चलता हूँ, ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर, द ग्राफ ऑफ इन ऑर्डर पेयर इज द डॉट सर ये ड्रॉ। मिनट्स में आएंगे कि नहीं? जी जी, ये है, ये इंक्लूड है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारा ये सारा कोर्स ऑन कैंपस जितना पड़ा है वो सारा शामिल है, स्लोप वगैरह सारे शामिल है, ठीक है। ये देखें, हमने इसका ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा, y = 3x - 2। x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, लेट सपोज x को -2 पुट करें तो y कितना आता है, यहाँ पे -2 पुट करें तो 2 3 = 6, -2 तो -8 हो जाएगा। सो -2 और -8 ये हो जाएगा। -1 पुट करेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आप x की मिनिमम 5 वैल्यू ले लें और उसको स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। याद रखिएगा कि
जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है उसका लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉन लीनियर का यू शेप ग्राफ होता है। शायद आगे आज ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई स्क्र प्लस 4x। अब x की 5 कोई वैल्यू ले लें और उसका ग्राफ बना लें। आपको याद होगा ये यू शेप बन चुका है। मैंने क्लास में लास्ट टाइम इसके लिए सिमेट्री का भी बताया था और ये भी बताया था कि वर्टेक्स कैसे बनेगा। अब फंक्शन इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस। डेफिनेशन याद होनी चाहिए सर फंक्शन की। ये वर्टेक्स वाली सर जो आपने जो इक्वेशन लिखवाई थी, क्या वो आप दोबारा लिखवा सकते हैं सर, उसकी तस्वीर लेना? वो मैं आपको भी शो करवाता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको एंड ओके पे सर। बताता हूँ। राइट। A function is a correspondence or relation between two sets called the domain and range. Function is a correspondence or a relationship between two sets, domain and range. पहले सेट को डोमेन और दूसरे को रेंज कहते हैं। सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन को हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं और रेंज जो होती है वो डिपेंडेंट वैल्यू होती है। ये देखें, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड, जेड की वैल्यू -3 पुट करें तो यहाँ एक आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ -3 आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन समझें। आसान आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको फंक्शन बस पता होना चाहिए। ये देखें दिया हुआ है, बाकी सवाल आप थोड़ा सा थोड़ी देर के रहने दें। कहता है सरफेस एरिया, एस ए का मतलब सरफेस एरिया है। फार्मूला खुद दिया हुआ है 6s का स्क्वायर। एस का मतलब लेंथ है, एस इज द लेंथ ऑफ वन साइड। फाइंड द सरफेस एरिया यानी यही निकालो अगर एस को 10 रखा जाए। तो यहां रखो ना 6 × 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 × 10 का स्क्वायर 100। तो 6 × 100 यू कैन गेट 600। ठीक है। अब इस तरीके से ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एन ऑफ एस। एस की वैल्यू आपको 12 दी गई है, आपने यहाँ 12 पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। क्या ये क्लियर है? जी। अब लीनियर फंक्शन एंड लीनियर ग्रोथ मॉडल। A linear function is a one that one can be written in the form। ये देखें, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, हमने बार बार क्लास में जिक्र किया है। m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और b उसका इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स 2x + 5, अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m2 आ जाएगा और b5 आ जाएगा। हम आमतौर पे इसको c भी बोलते हैं, b बोलते हैं। तो m इज अ स्लोप। नाउ आर द गिवन फंक्शन आर लीनियर। क्या ये लीनियर फंक्शन है? पहला ए पार्ट। जी आप लोग बताएं। नो सर। ये लीनियर नहीं है। क्या जी वाला है लीनियर? यस सर। ओके, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया। अब देखिए, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। देखो, इन तीनों फंक्शंस में किस चीज का फर्क है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। नहीं। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वाला फर्क है, ठीक है। जी जी। देखिए इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है। इसका मतलब है दिस लाइन पासिस टू दी ओरिजिन, यानी वो ओरिजिन से पास करेगी। ये रही y = 2x की लाइन, ये रही ओरिजिन से पास हो रही है ना। अगली है आपके पास 2x + 3, यानी ये y की 3 पे पास होगी, ये 3 पॉइंट है, ये पास हो गई। अगली है 2x - 3, तो y की -3 से पास होगी ये। So when you are translating through the intercept form of the line, it is parallel to each other। ये लाइनें आपस में पैरेलल बनती हैं।
द लाइन ऑफ द ग्राफ, दीज लाइंस आर पैरेलल, ये लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। वी से दैट ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। नाउ स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। आप इसको ये कहते हैं रेशो बिटवीन दी राइज और रन, यानी वर्टिकल चेंज और हॉरिजेंटल चेंज के दरमियान जो फार्मूला है वो कहलाता है आपका स्लोप। मैथमेटिकल फार्मूला ये है स्लोप का। अगर दो पॉइंट दिए हों तो y2 - y1 x2 - x1 इसका फार्मूला है। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे x1 y1, इसको कह देते हैं x2 y2। ये आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले में पुट करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का आपने स्लोप निकालना है। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये रहा मौजूद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने क्लास में बड़ी डिटेल में कहा हुआ है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दिस वन, तो y2 - y1 x2 - x1 का फार्मूला यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप की लाइन होती किस तरह है। तो ये आपके पास है लाइन रिप्रेजेंटेटिव। पॉजिटिव स्लोप आपके पास ऐसे जाती है, यानी एंगल बनाती है, और नेगेटिव इनवर्स में आपके पास स्लोप होता है। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आप ग्राफ बना रहे हो इक्वेशन से, तो आपको पहले से लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूँ। ये है एक सवाल, ये है 3x + 4, और दूसरा क्वेश्चन है 3x - 4, और एक और सवाल भी लिख लेता हूँ y = -3x + 4। तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, इस वाले का ग्राफ, इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी होगी? जी कौन बताएगा? ये पहले वाले ग्राफ की इक्वेशन कौन सी होगी? जी प्लीज। सर पहली वाली पहली थ्री एक्स वाली तो, प्लस फोर हाँ जी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये डिसाइड हो गया कि पहली वाली की है। सेकंड वाली की रहेगी। अब इनमें से सेकंड वाली की कौन सी होगी, -3x + 4 या 3x - 4? -3x वाली। हाँ, माइनस थ्री एक्स प्लस -3x + 4 वाली, वेरी गुड। तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन बदलेगी। नेगेटिव स्लोप है, -3 है। चलें, ये पहचान भी होगी। अच्छा, हॉरिजेंटल लाइन का देखें, हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप 0 होता है हमेशा, याद रखना। अगर कोई लाइन सीधी बन जाए हॉरिजेंटली तो उसका स्लोप क्या